बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वरीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मदीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कराची समेत सिंध भर को पानी की फराहमी और निकासी का मामला, सिंध हुकूमत की बेरहमी और नालायकी की मजीद सनसनीखेज कहानी सामने आ गई। आरओ प्लांट से मुर्दा छिपकलियां बरामद हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है। काजी फाइज ईसा साहब के रिमार्क्स हैं कि कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर धचका पहुंचा, लेकिन वाटर बोर्ड फिर भी नहीं जागा है। कोई शख्स हम समेत नलके का पानी नहीं पीता। ये इंसानी जिंदगी का मामला है, किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम सख्त बरहम हुए। इसके साथ साथ पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा मुस्तफा कमाल इस बात का दावा करते हैं कि एमक्यूएम के 12 एमपीएज और एमएनएज हमारे पास आने के लिए तैयार हैं। अगर वाकई इस तरह है तो फिर पार्टी को ज्वाइन करने में आखिर रुकावट क्या है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के 200 अरब डॉलर्स के बारे में इसाक डार साहब की कभी हाँ और कभी ना। स्विस बैंकों में पाकिस्तान के 200 अरब डॉलर्स के बारे में वजीर खजाना इसाक डार की कलाबाजियां अभी भी जारी हैं। इसाक डार साहब ने आज कौमी असम्बली में स्विट्जरलैंड में पड़े हुए पैसों के बारे में जिस किस्म का दावा किया है उसमें किस हद तक सच्चाई मौजूद है, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में कुछ बात करेंगे खवातीन के आलमी दिन के हवाले से। पाकिस्तान में खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि रिश्तेदार खवातीन के हिस्से में चला जाता है। खवातीन के आलमी दिन का मौका है तो इस चीज को सामने रखेंगे कि आखिर पाकिस्तानी मुक़्तदर खवातीन का खवातीन की ही बेहतरी के लिए क्या किरदार रहा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के 44 एयरपोर्ट्स पर 24,000 से जायद सिक्योरिटी अमले की जरूरत, मगर 10,500 अमला तैनात है। जाती सिक्योरिटी पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद एयरपोर्ट्स को सिक्योरिटी का अमला फराहम करने में आखिर नाकामी कैसी है। क्या पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर किसी बड़े हादसे की मुंतज़िर है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताया जाएगा कि पीटीआई के ऐसे कौन से रुकने कौमी असम्बलियां जिन्हें पंजाब हुकूमत से जान का खतरा है, कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। क्लासेस साहब, कराची का मामला बड़ा अहम है, इसको यकीनी तौर पे रखना चाहे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले हम डार साहब को डिस्कस करते हैं। आज जो कौमी असम्बली में उन्होंने पॉलिसी बयान दिया है, पीछे ज़्यादा नहीं जाते, 14 अप्रैल 2016 की तारीख ले लेते हैं। कभी वो कहते हैं कि 200 अरब डॉलर्स में कोई सदाकत नहीं है, आज एक नया पॉलिसी बयान दे दिया। आखिर सदाकत किसमें है? या तो हाँ कर लें या ना कर लें। कभी हाँ कभी ना। डार साहब का तो ये चल रहा है, ये बड़ी अहम स्टोरी है, इसको हम फॉलो भी कर रहे हैं बड़े अरसे से जी। ये वो जो बात हम यहाँ कहते रहते हैं कि एक साइड पे तो आप डॉलर्स ला रहे हैं इस मुल्क में, आप ट्वीट भी करते हैं, मुबारकबादें भी देते हैं जी पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व 20-22 अरब डॉलर पहुँच गए, जो कर्जे का पैसा होता है। अभी हमने लिया है चाइना से 500 मिलियन डॉलर, 700 मिलियन डॉलर हमने लिए हैं कि रिजर्व हमारे बिल्कुल ये ज़मीन पर जा गिरे हैं। आमिर साहब, चाइना से हमने लिया है कि आप पैसे दे दें, रख दें सिर्फ यहाँ पे। हालांकि हम तो तवक्को कर रहे थे कि आपने 46 बिलियन डॉलर जो चाइना से हमारा लोन की बात होती है वो तो ट्रांसफर होना चाहिए था। अगर वो लोन ट्रांसफर होता है यहाँ से स्टेट बैंक के जरिए पाकिस्तान आता तो हमारे फॉरेन रिजर्व का लोन की बुनियाद बनाते तो आज अल्लाह के फजल से 70-80 अरब डॉलर होने चाहिए थे। 20 अरब डॉलर पहले पड़े आपके पास। और ये भी ध्यान में रखें 20 अरब में से 8-9 अरब डॉलर प्राइवेट बैंकों के हैं। सरकारी बैंकों या सरकार के पास गवर्नर जो स्टेट बैंक टाइप लगाए हुए इन्होंने, उनके पास सिर्फ 11-12 अरब डॉलर हैं। ये हमारा ये हालात देखें। वो क्या कहते हैं, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। बातें हमारी सुन लें, वो कहते हैं बातें करोड़ों की, और एक मुहावरा है ना सर, बातें सुन लें। सिर्फ 12 अरब डॉलर हमारे पास रह गए हैं, नीचे जा रहे थे। चाइना से 700 मिलियन डॉलर हमने कहा कि अपने यहाँ पे सेव रख लें अपने पास, वो रखें तो थोड़ी सी बेहतर हुई है। बाकी प्राइवेट बैंकों का पैसा है, इसलिए इसकी स्टोरी ये बड़ी अहम है जो हम करने वाले हैं। दूसरी तरफ आपके एक्सपोर्ट 4 अरब डॉलर नीचे गई हैं ऊपर जाने के बजाय, लोन पाइलअप होते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी नीचे जा रही हैं। तो फिर ये स्टोरी आती है। हमें ये बताया गया था, ये डार साहब का अपना ही बयान था, हमने कहा था कि 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों के बहर पड़े हुए हैं। ऐसा है बिल्कुल। इसके बाद भी आपको याद होगा लीक्स है थे, लीक्स में कहा गया था कि पाकिस्तान के जो हैं कोई 100 बिलियन डॉलर जो हैं वो स्विस बैंकों में पड़े हुए। एक आध कोई बैंक की डिटेल्स आई थी सामने। इंडिया में भी हमने देखा, उन्होंने भी इस पे जाकर स्विट्जरलैंड दीगर बैंकों से डिटेल लेने की कोशिश की, अपने लॉज को चेंज कराए। डार साहब ने पहले कहा जी 200 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, ऐसा ही है। इसके बाद कौमी असम्बली में पूछा गया 2014 में, उन्होंने कहा नहीं ये तो मीडिया झूठ बोलता है, ये तो गलत बयानी कर रहा है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं, मेरे फरिश्तों को पता नहीं है। फिर एक और सवाल डाल गया कौमी असम्बली में, सारी डिटेल्स हमारे पास, हम करते भी रहे, मजीद भी डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। उस पर उन्होंने कहा जनाब डिटेल बताइए कि नहीं कि हम जी 2013 से हमने आके प्लान बना लिया था कि 200 अरब डॉलर हम उसी तरीके से वापस लाएंगे जैसे आसिफ अली जरदारी का 60 मिलियन डॉलर पेड़ फाड़ के वापस लाने थे इन्होंने।
उसमें ये फरमाते हैं कि हमने अपनी कैबिनेट को बकायदा हमने समरी बना के भेज दी है। हमारा FBI या EBR जो भी हैं उनके वो बैठ के उनके साथ हम मुज़ाकरात फरमा रहे हैं, हम जाएंगे और उनसे सारी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे और पैसे आ जाएंगे। बड़ी डिटेल्स के सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं मेरे पास जिनमें उन्होंने बताया था। फिर जब वो स्टोरी सामने उन्होंने कहा नहीं, बड़ी रुकावटें हैं उसमें। आखिरी साल है, आखिरी लास्ट ईयर। अब इसके 2-3 ऑप्शन है कि ये काम आपने 2013-14 में शुरू किया कि हम स्विट्जरलैंड से पैसे लाएंगे, ये और कौमी असम्बली में आप बताते रहे हैं। अब जब आखिरी साल रह गया है, अगर मैंने पैसे स्विट्जरलैंड में रखे हुए हैं तो ये 4 साल जितनी खबरें छपती रही हैं, इसहाक डार साहब बयानात कौमी असम्बली में देते रहे हैं सेनेट में, उसके बाद मैं आपको शक्ल से बेवकूफ़ लगता हूँ कि मैं पैसे वहाँ रखूँगा अगर मुझे पता है कि हुकूमत पाकिस्तान मुआहदे करने की कोशिश कर रही है। सो इन्होंने 4 साल मौका दिया है हु इज़ हु कि जनाब ये ना हो कि अगली कोई हुकूमत आ जाए, कोई इमरान खान टाइप बंदा आ जाए जो आके वो सीरियसली वहाँ स्विट्जरलैंड के साथ मुआहदे करे कि बताएं जी किस किस के अकाउंट्स हैं, और स्विट्जरलैंड सबके साथ मुआहदे कर रहे हैं, बाकायदा एक इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट है, वो आप उसको साइन करें तो आपको दुनिया भर में आपके शहरों के कहीं भी बैंक अकाउंट होगा डिटेल मिलेंगे, वो डिटेल मिलती है। इंडिया ने किया हुआ, इंडिया को शुरू हो चुकी है, हमने अब जाके करने की कोशिश कर रहे हैं। जब सारा माल पानी आपने उठा के शिफ्ट करा दिया है, इधर उधर आपने उसको पार करा दिया है, आज डार साहब ने उन्होंने नई कहानी सुना दी है। जब लास्ट इनके 6 महीने बच गए, क्योंकि अगला जून दिसंबर तक जाएंगे तो फिर आपको नई केयर टेकर हुकूमत के लिए बात करनी पड़ जाएगी। तो 6-8 महीने रह गए। 6-8 महीने में वो आप फरमाते हैं जनाब कि हमने बिल्कुल हमारा उनसे मुआहदा हो गया है। पहले तो डार साहब इस बात का जवाब दें कि पहले दिन से वो ये कहते रहे हैं कि जी कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। ये फिर कहाँ से ये 200 अरब डॉलर ये कभी निकल आते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी निकल आते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी होते नहीं है, कभी मीडिया पे डाल देते हैं। एक दफा उन्होंने कहा था मगर ये मीडिया का कसूर है सारा, हमने तो कभी बात ही नहीं की। आज कौमी असम्बली फिर कह दिया कि हम कर लेंगे। ये 200 अरब डॉलर ये बहुत बड़ा एक सवाल है, ये कैसे इस मुल्क से बहर गए हैं। अब इसमें कालिया और खनानी वाला स्कैंडल आ जाता है जिसकी फाइलें गुम हो गई हैं, और बकौल एक उसके FIA के बहुत बड़े अफसर के 1 करोड़ रुपए में डील की गई थी पीपल्स पार्टी दौर में। यह चौधरी निसार खान साहब कहते हैं कि फाइलें गायब हो गई हैं। ये पैसा जो बहर से आया है, अभी उन्होंने कहा 10 बिलियन डॉलर की वो हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है पाकिस्तान से। तो पूरी पाकिस्तानी कौम को पता हो कि एक हाथ से पैसा आ रहा है लोन के जरिए, जो हमारी और आपकी चमड़ी हुई उन्होंने उधेड़ कर उन्होंने उसको वापस करना है। दूसरी साइड से पैसा कालिया खनान और ये अयान अली टाइप्स जो हैं इनके जरिए बहर जा रहा है। मगर रूलिंग लीड जो है वो खुद इन कामों में मुलव्वस है। इसहाक डार साहब अब मनी लॉन्ड्रिंग कैसे रोकेंगे, जिन पे सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग हम वेट कर रहे हैं कि पनामा में उनके खिलाफ क्या फैसला आता है, जो खुद इसके उसमें वो है वादा माफ गवाह बने हुए हैं वजीर आजम के खिलाफ, उनके फैमिली के खिलाफ वो मीटिंग्स कर रहे हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ स्टेप्स कर रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि रऊफ और आमिर या सरवत जो हैं 200 अरब डॉलर ये स्विस बैंकों में ले गए थे मनी लॉन्ड्रिंग करके, चोरी छुप के इन्होंने काला धन इकट्ठा किया था, वो मैं मोहम्मद इसहाक डार मैं वापस लेके आऊंगा। तो वही बात होगी ना क्लासेस साहब, 6 बार कहीं आमिर साहब इन्होंने इस बारे में कोई ना कोई हर बार कभी है कभी नहीं है, आज एक और नया पॉलिसी बयान दे दिया गया है। खुद तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी पैनामा के जिसने क्लास में बात की है उसका भी फैसला आने का इंतजार है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इसके अंदर कि क्यों नाउ, व्हाई नाउ जो है टाइम दिया जा रहा है। आज उन्होंने कहा कि ना सिर्फ के स्विस गवर्नमेंट के साथ भी हमारा एग्रीमेंट होने जा रहा है, मगर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि OECD के साथ होने जा रहा है। तो बात यह है कि तो दुनिया भर में एक तब्दीली आ रही है कि ट्रांसपेरेंसी आ रही है, और अमेरिका भी कह रहा है, यूरोप के लोग भी कह रहे हैं कि जनाब ये अकाउंट्स जो छुपा के रखे जाते हैं इसको खोला जाए जो है। वाई नाउ, इसहाक डार साहब ने जो इतना पॉलिसी स्टेटमेंट दिया उसके अंदर बुनियादी तौर पे पीछे असल बैकग्राउंड है पैनामा का केस, कि वहाँ पे ये कौम को और हर एक को पैगाम दिया जा रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम है ना कि हम ये सारे मामला ठीक कर रहे हैं, हम पैसे ला रहे हैं, उससे जब दूसरों के ला रहे हैं तो इज़म्पशन ये होती है कि हमारे तो हम तो चोर नहीं है, हमारे पे तो कोई इल्जाम नहीं है, जब यार छोड़ दे मेरे और इनके और आपके ला रहे हैं जो है ना, तो उनको सुना रहे हैं। दूसरा, पैनामा के अंदर इनका स्टांस ये था कि वो जो पैनामा के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स आए थे, इनका अदालत के अंदर ये स्टांस है कि ये सारे जाली हैं और इनकी कोई वैलिडिटी नहीं है, ये जो है फोटोस्टैट्स हैं और ये जो है ना ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो अब इसके बाद आएंगे, साइन होंगे, तो फ्यूचर में वो कह रहे हैं कि जब अगली दफ़ा कोई पैनामा आएगा ना तो शायद उसकी वैल्यू होगी। फिलहाल इनका इकरार वहाँ पे स्टांस ये है कि ये जनाब ये सारे कागजात जली हैं। दूसरा,
सारा इनका जो पैसा है, जो इन्होंने खुद कागजात दिए हैं, वो मिडल ईस्ट है। इनका जो लेटर आया वो कतर से आया। आज जिक्र हुआ स्विट्जरलैंड का, आज जिक्र हुआ OECD जो लार्जली यूरोप और एक दो जापान भी हैं, मगर मिडल ईस्ट उसका हिस्सा नहीं है। इनका पैसा कतर में आया, इनका जो जद्दा और UAE का थे सारे, सो दुबई, हमारे जो सारी एलीट के जो पैसे आते हैं ज्यादातर तो वो पता चलता दुबई में है। वो आपकी दुबई लीज के हैं कि सारे फ्लैट वहां पे खरीदे गए, जायदादें खरीदी गई, और इसहाक डार साहब के बच्चों के भी हैं, ऑफ कोर्स वो कर्जे हसना के जरिए खरीदे गए हैं 41 करोड़। और वो सारे बच्चे बड़े जबरदस्त हैं कि वो उनको दे पैसे कर्जे हसना पे ही वो करोड़ों, और 41 करोड़ में से उन्होंने जदादें खरीद के 21 करोड़ इसहाक डार को वापस ब्रेक ले ले। मैं फिर इसका पसे मंजर, सियासी पसे मंजर, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, सियासी पसे मंजर तो इसका जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ काफी दिनों से जो फॉलो अप दे रहे हैं हम आपको वाटर कमीशन के रिपोर्ट के हवाले से, सिंध भर खुसूसन कराची के हवाले से सनसनीखेज एक और इंकशाफ हुआ है कि जो RO प्लांट्स हैं उनके अंदर मुर्दा छिपकलियां बरामद हुई हैं। ब्रेक लेंगे छोटी सी, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। डार साहब से मुतालिक बात कर रहे थे, लेकिन आमिर साहब आप इसका कुछ सियासी पस मंजर हमें बताइए। सियासी पस मंजर आजकल जो भी हुकूमत कर रही है वो उसका सियासी पस मंजर जो है ना वो पैनमा से रिलेटेड है। एक डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज चल रही है, चाहे वो टीचर ज़दा बहस हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का हो। एक दफा ख़ास तौर पर जो इसहाक डार साहब का हर बयान, क्योंकि याद रहे कि इस सारी पैनमा के अंदर जो कि आजकल फैसला लिखा गया है या लिखा जा रहा है, जो आने वाला है, एक तलवार लटक रही है और तलवार के नीचे सबसे नीचे जो है ना वो सबसे पहले इसहाक डार साहब है, क्योंकि मिनिमम जो होने वाला है, जिसका इम्कान है कि अदालत अगर और सारी चीज़ें छोड़ भी देगी, तफ्तीश तो करानी है, तो ये अदालत कह चुकी हुई है, इसकी रोशनी में इस बात का बहुत ज़्यादा कभी इम्कान है कि हुदैबिया की तफ्तीश होगी। हुदैबिया की तफ्तीश होगी तो इसहाक डार साहब की तफ्तीश होगी, और उस पर अंदर नवाज शरीफ एंड फैमिली पे इतने संगीन इल्ज़ाम नहीं हैं जितने संगीन इल्ज़ाम इसहाक डार साहब पे हैं, फॉर्जरी के, टैक्स एवेजन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, भी हुदैबिया में हैं, वो भी सारे ही हैं। तो ये डायरेक्टली उसमें पहले ये आ जाते हैं। तो ये बेसिकली तसल्ली देने की एक्सरसाइज थी कि जनाब मेरे होते हुए आप फिक्र ना करें कि मैं कौम के खजाने का अमीन हूँ और मैं बहुत सादिक अमीन हूँ। जो है ये बेसिकली था कि हम कर रहे हैं, आप इतना ना समझे हमारे पे जो इल्जाम है, ये वो एक्सरसाइज डैमेज कंट्रोल, यानी वो एक्सरसाइज है जिसमें शफाफियत के बारे में बात कर रहे हैं। रीड माय लिप्स, जो चले बस साहब कहते थे ना। एक मैं थोड़ी सी वो कर दूं, मैंने भी कहा ना कि वो जो मुहावरा मैं कह रहा था कि बातें करोड़ों की, तो मुझे कोई एक दो दोस्तों ने, मतीन सैयद साहब हैं, उन्होंने 2-4 ने ट्विटर पे करेक्ट किया है, उन्होंने कहा बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। हिसाब ये हो चुका है कि हमें अपने ना उनको रिजर्व को मेंटेन करने के लिए चाइना से $700 मिलियन लेना पड़ गया कि बैंक में रख दें। बातें सुन लें, हमारी पूरी दुनिया फतह करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे प्लान है हमारे पास, ऐसी ऐसी बातें हैं। $200 अरब हमारे पड़े हुए हैं स्विट्जरलैंड में, ये डार साहब फरमा रहे हैं, या उससे कम है, 100 बिलियन होंगे डॉलर, अगर 200 भी नहीं है। और औकात हमारी ये है कि हम वहां से $70 करोड़ चाइना को कह रहे हैं कि स्टेट बैंक में रख दे, नहीं तो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए पैसे नहीं है। इसलिए हमने कहा था कि जनाब की बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। क्लास साहब जिन पैसों की आप बात कर रहे हैं, डार साहब बात कर रहे हैं, अब तक तो शायद वो भी निकालिए गए। अब कुछ बात करेंगे हम क्लास साहब, हम जुडिशरी से मुताल्लिक खास तौर पर काफी दिनों से हम फॉलो अप दे रहे हैं। वाटर कमीशन की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश की गई है, तो बड़ा इंकशाफ हुआ, मुर्दा छिपकलियां उसके अंदर है, मगर जुडिशरी हम देख रहे हैं कि स्टैंड लिए हुए खड़ी है वहां पे, रोज एक नया इंकशाफ बिल्कुल रोजाना उसी रिपोर्ट के हवाले से। आज ये अभी हमने, मेरा ख्याल है हमने फोन पे लेना है कराची से एक बड़े, अगर हमारे साथ लाइन पे आए तो हम उनसे बात करते हैं, बिल्कुल थोड़ी देर में हम ले रहे हैं, वो आ रहे हैं कि कराची, मुझे इसके वाटर पे ना एक उनका स्कैंडल पीपल्स पार्टी दौर का यहाँ पे भी इन्होंने किया हुआ सेंटर में। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब यहाँ पे ये वजीर आजम थे, इनके एक वजीर साहब थे और वो फाटा से ताल्लुक था उनका, उनको उन्होंने कमरा लिया होता यहाँ पे एक 5 स्टार होटल में, और वजारत चलाते थे इसी की के न फिल्टर प्लांट्स वगैरह। उस वक्त एक आया था, प्रोजेक्ट आया था क्लीन वाटर देंगे, हर दौर में ये उनके शौकत अजीज दौर में भी आया था कि क्लीन वाटर दे रहे हैं, उसमें भी अरबों खरबों के इसी तरह गए।
गिलानी साहब है, उनके दौर में भी शुरू हुआ, अब ये कहानियां आपके आना शुरू हो गए। वो वजीर साहब इतने नलायक थे जिनके जिम्मे लगाया था पीपल्स पार्टी जरदारी साहब और गिलानी साहब ने कि कौम को आपने यहाँ पे पानी पिलाना है, कि मसूफ एक दिन खड़े हुए कौमी असम्बली में, उस वक्त ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खुद बैठे हुए थे कौमी असम्बली में क्वेश्चन आवर में, वो जो हजरत थे वजीर वो सवाल का जवाब नहीं दे सके वहां पे, और उन पे इल्जाम लगता था कि मतलब बात नहीं कर सकते थे कौमी असम्बली में। गिलानी साहब को खुद खड़े होकर उनके जवाब देने पड़ गए थे। ऐसे ऐसे बंदे भी इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए थे जिनका काम था कि साफ पानी देना है आपने, खुद 5 स्टार होटल में बैठ के, और उन्होंने जो फिल्टर प्लांट के ठेके उनके बच्चों ने बांटे। पूरा यहाँ पे जो आपका होटल जो है इसमें मसरूफ रहते थे, सारा दिन बैग उठा के यही ठेकेदार, यही कॉन्ट्रैक्टर, यही लोग उनसे मिल रहे हैं, उनके बच्चे उनसे डील कर रहे हैं, किसको कितने प्लांट देने हैं, इनको 10 देने हैं, इनको 10 देने हैं, इनको 1000 देना है, किस किस इलाके में देना है, और ऐसी बंदर बांट की। स्कैंडल मैंने खुद फाइल किया हुआ है, मुझे इसके पूरी इसको डिटेल का पता है। अब ये सिंधियों का ये पता चला, लेकिन आमिर साहब तो वो इनको सलूट मारते रहेंगे कि पानी में से वहां से आपकी छिपकलियां निकल रही हैं। और सिंधी मेरे भाई फिर एक दफा बाकी भी सुन लें थोड़ी तफसीलात बताने से पहले। कतई कलामी की माफी मैं अभी जरा बताना चाह रही हूँ, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, दानिश्वर हैं। जुल्फिकार हॉली पॉटर साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे, आपकी तरफ आएंगे। जी आमिर साहब। जुल्फिकार इन्होंने हॉली पॉटर ही कर दिया, हैरी पॉटर की तरह। जुल्फिकार हॉली पॉटर ये हमारे साथ साफी भी एक जमाने में रहे हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं। जुल्फिकार आपसे मैं 2-4 सिर्फ हेडलाइंस पढ़ देता हूँ जो इसके मुतालिक आई हैं, जिस पे आप हमें ज़रा फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर दें। जो आज जज साहब ने जिनको मुतालिक पॉइंट आउट किया है कि कराची में जो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 5 फिल्टर प्लांट्स गैर फ़ाल हैं, 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 26 साल से, जबकि एक 35 साल से बंद है और फिर भी भुट्टो जिंदा है। 3 बंद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के 140 से ज़ायद मुलाजमीन तनख्वाहें और मराहत ले रहे हैं। तो ये 30-35 साल पे वहाँ जो 2 हुक्मरान पार्टियाँ रही हैं, MQM भी उसमें आती है और पीपल्स पार्टी भी आती रही है, ये सारा ये कुछ पूरे 2 करोड़ का शहर है। बाकी सिंध की भी सूरत हाल है। इसका ये कि कैसे लोग ये बर्दाश्त करते रहे हैं और फिर भी वोट दे रहे हैं। आमिर साहब, मैं समझता हूँ ये जो रिपोर्ट कराची की आई आज, ये बेसिकली एक पिटीशन थी। हमारे दोस्त हैं शवाब उस्तो साहब, पूरे सिंध से इन्होंने कोई 400 के करीब सैंपल लेते हुए अब ये कराची पर आए। ये प्रोसीडिंग्स 3 हफ्ते से चल रही है और डेली सिंध के किसी न किसी जिले से रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये जो आज कराची की सिचुएशन सामने आई है, इससे पहले बाकी सिंध की कोई 400 सैंपल उन्होंने लिए हैं पूरे सिंध से इंक्लूडिंग कराची, और वो कोई 250 सैंपल्स बता रहे हैं कि पानी इतना ही गैर महफूज की भी जो बिल्कुल वल्नरेबल डिग्री है उस बताया गया है, और महफूज पानी हार्डली कहते हैं 12 या 10% है। तो मैं समझता हूँ ये 4 साल की जो गवर्नेंस है पीपल्स पार्टी की स्पेशली, और फिर 15-20 साल से ये दोनों पार्टियां सिंधी महाजर 4 साल नहीं 9 साल सर, मेरा ख्याल तो 9 साल हो गए। 2008 में आई थी पीपल्स पार्टी। एग्जैक्टली 4 साल नहीं, 4 तो अभी हुए ना, पिछले 5 साल भूल रहे हैं आप। मैं 4 साल कहकर फिर ये कह रहा हूँ, फिर जो गुज़श्ता 20-25 साल से ये दोनों पार्टियां सिंधी महाजर खेल रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी चार्जशीट है और वाइट पेपर है इनके खिलाफ। और आप सुनकर हैरान होंगे कि जो दादरन साउथ की जो प्रोजेक्ट था सफाई का, उसके 20 आज वो रिपोर्ट, कल जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग थी कराची बेंच में, उसमें बताया गया कि वो 20 अरब रुपए में से 1 रुपया कहीं नजर नहीं आया। कराची आपने देख लिया, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, वेस्टेज, गंदा पानी, यानी कि आप कोई 400 सैंपल में से बताते हैं कि 4 एरिया भी ऐसे नहीं है जहां जानवर भी पानी पी सकें। तो ये जो आपकी मैं बात सुन रहा था अपनी बात करने से पहले, कि ये जो सारी एथनिक लाइंस पर सिंध को उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेटरी डेवलपमेंट में रखा हुआ है, ये दोनों पार्टियों को एक्सपोज करता है। अरे जुल्फकार, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब MQM आपने एथनिक लाइंस की बात की, MQM जब बात करती है, उनके मेयर वसीम अख्तर साहब हूँ या MQM ओवरऑल है, वो ब्लेम करती है कि यहाँ पे सिंधीज चीफ मिनिस्टर आता है, एग्जीक्यूटिव पावर तो सिंधी मतलब आपके चीफ मिनिस्टर के पास है, ज्यादा उन्हीं की तादाद है, उन्होंने कराची के साथ स्टेप मदरली से सलूक किया है, इसके फंड्स खा गए, दुबई में ले गए, बला बला। जब इनकी बारी लगती है, पीपल्स पार्टी कहती है देखें जी कि जनाब कि ये जो MQM जो थी ये जनाब मुशर्रफ के साथ मिलकर इन्होंने पूरे का पूरा सिंध का बजट इन्होंने कराची में खर्च कर दिया, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो दरमियान में कोई आप जैसे जो न्यूट्रल लोग हैं, और आपका बड़ा काम है वाटर पे मस्ट है, वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर वर्क, बड़ी आपने किताबें लिखी हैं इस पे, बड़ा आपका काम है, आप किसको देखते हैं
एक फेयर एनालिसिस चाहिए कि इसमें जो एथनिक लाइन की आपने बात की है, एमक्यूएम की बात में कितना वजन है और वहां पे जो सिंधीज जो है उनकी बात में क्या वजन है? सर देखें, दोनों तरफ से जो गवर्नमेंट में पार्टीज आती हैं, जाहिर नुमाइंदगी लेकर आती है, शहरों से भी देहातों से भी। तो बुनियादी तौर पर तो उनकी जो ओवरऑल जो पूरे मुल्की गवर्नेंस का क्राइसिस तो अपनी जगह है, लेकिन प्रोविंसेस में उनको ये एडवांटेज है जो मैंने बात की, अब आप भी कर रहे हैं, कि उनको पता है कि आगे चलकर ये इतना डिवाइडेड प्रोविंस है, तो इसको हम फिर कहीं अगर हम हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं है, परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, सर्विसेज नहीं है, हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो चले आगे चलकर फिर इसी बुनियाद पर बांटेंगे। जैसे अभी आप देखें, वो कह रहे हैं कि जी सिंधी वोट कहीं नहीं जाएगा किसी पार्टी की तरफ, वो कह रहे हैं कराची का वोट कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, इस बीच में आप देखें कि मुशर्रफ के टाइम से लेकर जितने बड़े बड़े स्पेशल पैकेजेस मिले पाकिस्तान के किसी भी शहरों को, वो सिर्फ कराची और हैदराबाद को मिले, मुल्तान और पिंडी या पेशावर को भी नहीं मिले। मुशर्रफ के स्पेशल पैकेजेस है कोई 60 अरब रुपए के। बेनजीर साहबा के दौर से आप देखेंगे इन दो शहरों को स्पेशल कंसिडरेशन है, और हालत ये है कि 500 गैलन पानी गंदा समंदर में जा रहा है। लेकिन जुल्फकार वो कहते हैं अगर कराची पे अरबों रुपए मुशर्रफ साहब ने दिए, फेयर इनफ दिए होंगे, तो वो तो लड़काना का 90 अरब रुपया भी गायब हो गया सर, बराबर है। वो पीपल्स पार्टी ने और एमक्यू ने हिसाब किताब तो बराबर रखा हुआ है, वो तो मतलब बैलेंस पे चल रहे हैं कि अगर आप कराची में ये करेंगे तो हम वहाँ लड़काना में कर लेंगे, यहाँ करेंगे जी। ठीक है ठीक है। जुल्फिकार साहब मुझे अभी फौरी तौर पर छोटी सी ब्रेक पर जाना होगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे यकीनी तौर पर वाटर के हवाले से ही बात करेंगे, और जिस तरह से आपने बात की है कि महफूज पानी अगर हम देखते हैं हार्डली 10 से 12% इस तरफ आपको नजर आता है। छोटी सी ब्रेक में वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे, और इसके साथ साथ मुस्तफा कमाल साहब ने जो दावा किया उसको भी सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची समेत सिंध भर को पानी की फराहमी और निकासी के मामले पर बात हो रही है। आमिर साहब, जुल्फिकार साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद। जी जुल्फिकार, कराची में जो है वाटर प्लांट्स और ये फिल्टर प्लांट्स जो हैं ये 30-30, 35-35 साल से बंद हैं। पीपल्स पार्टी तो समझ आती है, चलो 9 साल से वो है। एमक्यूएम का भी एक रोल जो है बड़ा इस पर सवालिया निशान आ जाता है कि उन्होंने भी इतनी ज़्यादा, ये सिर्फ 3 साल के अलावा बहुत एब्सोल्यूट पावर एंजॉय की। अभी भी वो मेयर हैं, ठीक है, वसाइल का मसला है। अभी उन्होंने हाल ही में 100 दिन की सफाई की मुहिम भी अनाउंस की, वो एक आध दिन में वो भी ख़त्म होने वाली है। तो वो कितने फ़ाल रह गए हैं और उन्होंने क्या, उनका क्या किरदार सामने आता है? सर देखें, अबू साहब आपने लफ्ज इस्तेमाल किया भी बड़ा जबरदस्त, एब्सोल्यूट पावर। मैं भी ये कहने वाला था, एब्सोल्यूट पावर आपको फिर बिल्कुल अंधा कर देता है। तो इन दोनों पार्टियों ने कभी सोचा नहीं था ऐसी सिचुएशन आएगी कि लोग इतना अकाउंटेबल करेंगे या सोशल मीडिया इतना एक्सपोज करेगा या अदरवाइज जो कन्वेंशनल मीडिया है। आप यकीन करें, कल की, आज सुबह की जो प्रोसीडिंग है कल अखबारात में आ जाएगा। जज साहबान ने पूछा कि क्या कोई ऐसा एक सरकारी हाइड्रेंट है कराची शहर में 2 करोड़ के लोगों के, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई जंग लग जाए, कोई डिजास्टर आ जाए, जहां से सिटीजन्स को कोई इमरजेंसी वाटर मिले। सब लोग खामोश बैठे थे, वसीम अख्तर साहब भी 7वीं रो में बैठे हुए थे उसी कोर्ट में। तो जहां शहरी का और हुकूमतों का समाजी मुआहदे का लेवल ये हो कि जानवर भी वो पानी पी ना सके, और फुजला पूछा गया कि इंडस्ट्रियल वेस्ट या ये सारा कितना जाता है समंदर में दिन से, तो कहा गया कि 500 गैलन के करीब, यानी कि आपके मैंग्रोव खत्म, आपका फ्लोरा फाना, जो भी प्रोटेक्शन बेल्ट है समंदर की बदीन से कराची इवन जाकर ग्वादर तक, वो सारी वल्नरेबल है, इतनी वल्नरेबल है। तो ये सारे सवाल आज हुए। पूछा गया कि क्या कोई ऐसी कमेटी है जिसमें शहरी भी शामिल हो या क्या? उन्होंने कहा जी हमारे उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन जो शाहब साहब और दूसरी टीम थी उन्होंने कहा कि हर शहर इन्होंने 10-10, 12-12 लोगों के हवाले कर दिया, जो उनके, जैसे अभी रऊफ साहब कह रहे थे ना, मेरियट में कमरा ले लिया, फिर वहां से ऑपरेट करते हैं। गवर्नमेंट नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है। जब इदारों के बजाय, सरकारी ऑफिसों के बजाय सियासी पार्टियों के दफातर में मामला तय होंगे, एसपी भी वहां बैठेगा, डिप्टी कमिश्नर भी वहां हाजिरी देगा, तो सिस्टम जब ऑपरेट नहीं करेंगे तो यही हाल होगा। जुल्फकार, एक जो हमारे यहाँ, जो हमारे जैसे लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, जो पंजाब से हैं या इस्लामाबाद बैठे हैं, तो हमें ये कहा जाता है कि सिंध में जी क्या करें, मजबूरी है, पीपल्स पार्टी के अलावा कोई अल्टरनेट क्यादत नहीं है, सिंध नेशनलिस्ट नहीं खड़े हो सके, बाकी एमक्यूएम साहब जो है वो अपने शहरों तक कन्फाइन हो गई, मतलब वहाँ पीर पगाड़ा साहब से बला आपकी तरीके इंसाफ थी, वो भी वहाँ पर ज़्यादा इनरोड्स नहीं कर सकी। तो फिर
वो मिल मिला के उसके बाद पीपल्स पार्टी को ही, जैसे आमिर साहब हमारे ना उनको सिंधी भाइयों को सलूट मारते रहते हैं, 2018 में भी यही उम्मीद रखी जाए कि जरदारी साहब और उनकी पीपल्स पार्टी इन तमाम मतलब बदतरीन गवर्नेंस के बाद भी, लड़काना के 90 अरब रुपए को डिकार मारने के बाद भी, तो वही भुट्टो साहब के नाम पे फिर वोट लेके आ जाएगी, क्योंकि अल्टरनेट कोई नहीं है। और ये ब्लैकमेल कर रहे हैं सिंध को, क्योंकि अल्टरनेट कोई नहीं है। हाँ, मैं समझता हूँ, मैं 85 से देख रहा हूँ पूरा जो इलेक्टोरल बेस है सिंध का, बड़े हर इलेक्शन तकरीबन उसके जो भी डिफरेंट ट्रेंड्स हैं, एथनिक से लेकर लोकल अरेंजमेंट्स तक, लोगों की विजडम को जाहिर है हम सब लोग कभी अंडरस्टिमेट नहीं करते। लोगों के पास चॉइस लेसर इविल में फिर बचती नहीं है। सियासी पार्टियां इस तरह आती हैं कि लोगों को ये इंप्रेशन आता है कि ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने आए, इवन बाहर के नहीं, सिंध के लोग, जैसे पागारो साहब की आपने बात की, तो जब लोगों को ये इंप्रेशन आए कि ये एक वन टाइमर है, एक इलेक्शन के लिए आए, जीतना इन्होंने है, हुकूमतें इन्हीं के पास है, ट्रांसफर नौकरियां इनके पास है, बच्ची अगर हमारी स्कूल में टीचर है तो उसकी पोस्टिंग इसके हाथ में, बच्चे की नौकरी, तो फिर लोग इस तरह लेसर इविल के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। जिन पार्टियों का आप तस्करा करते हैं उनके लिए इतना स्पेस है, लेकिन प्रोवाइडेड। ये बताइए, इमरान खान के लिए स्पेस नहीं थी, इमरान खान क्यों सिंध में इन रोड्स नहीं बना सके, क्या वजह थी? क्या पंजाब का फैक्टर था कि पंजाब का लीडर है, या मतलब पश्तून बैकग्राउंड लिहाजा सिंधी नहीं उनको कबूल करते, नहीं हम तो सिंधी को वोट देंगे, ये मसला है वहां पे? ये मेहनत नहीं की, अच्छे लोग नहीं मिले। हाँ, असल में ये आपने देखा होगा कि एपीडीएम के दिनों में जब मुशर्रफ के साथ झगड़ा था तो बीपी से ज्यादा पॉपुलर नवाज शरीफ साहब थे सिंध में अपने स्टैंड की वजह से। तो ये लाइंस नहीं है कि वो पख्तून है, पंजाबी है। मसला ये है कि सिंध के लोग और खासतौर पर इमरान खान को एक जो एडवांटेज है सब पर अब इस वक्त, कि मल्टी एथनिक वो वोट ग्रेप कर सकता है। हमने 2013 के इलेक्शन में देखा, पख्तून, पंजाबी, मानसेरा का बंदा जो है, वो कश्मीर का बंदा, वो एक ही रो में खड़े होकर उससे वोट दे रहे थे। अब वो शहर और देहात को इकट्ठे कर सकता है एक जगह। अब कहाँ प्रॉब्लम है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आता कि वो पिन रोड्स। अच्छा, लास्ट एक सवाल का जवाब दे दे लास्ट साहब, क्या वजह सिंध की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है अपोजिशन नहीं करनी चाहती, सारे जरदारी साहब के दरबार में जाके पीपल्स पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं? सिंध में अपोजिशन को हम खत्म समझें, वन मैन रूल आ गया है वहां पे। असल में जरदारी का जो मॉडल है सर, वो बड़ा खतरनाक है। वो अभी तक 70 के बॉक्स में रह रहा है। वो समझ रहा है कि जितना पैसा होगा उतना में लोगों को, और फ्यूडल का भी यही मॉडल है। लेकिन ये हमने देखा कि ये मॉडल लोगों ने तोड़ दिए जब उनको कहीं इंप्रेशन यह है कि दूसरी पार्टी मुतबादल बन सकती है, तो उसकी वोट जो है वो ओवरलोडेड हो गई है, वो सिंक होगी। फ्यूडल ये समझ रहा है कि और पार्टी है नहीं, लिहाजा इस वक्त तक मामला इसी के ठीक है, तो लोग जा रहे हैं उस तरफ। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है, एक एक हल्के से 12-12 एमएनए के उम्मीदवार एक पार्टी में चले गए, टिकट एक ने मिलना है, तो ये उनका प्रेशर टूटेगा। लेकिन ये कि इस वक्त तक उनको जो एज है वो ये है कि वो उसमें अपोजिशन छोड़ी नहीं, और अपोजिशन अब ये सिविल सोसाइटी है, वकला है, कोर्टों में जा रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, गवर्नेंस पर लड़ रहे हैं, अखबारात में लिख रहे हैं। पार्लियामानी अपोजिशन तकरीबन खत्म। मतलब ये कह रहे हैं, लास्ट कमेंट करके इसको मेरे को ब्रेक पे जाना है, या जरदारी साहब ने डरा दिया है या खरीद लिया है? कचहरी मॉडल। बिल्कुल, तमाम सियासी जमातें सिंध में आई हैं, पावर्स को एंजॉय किया, मगर आवाम के लिए कुछ नहीं किया। जुल्फिकार साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि कौमी खजाने से जाती सिक्योरिटी पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, मगर पाकिस्तान के 44 एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का अमला फराहमी में आखिर नाकामी क्यों है? इसके साथ साथ पीटीआई के कौन से रुकन कौमी असम्बली हैं जिन्हें पंजाब हुकूमत की जानिब से कत्ल की धमकियां मिल रही हैं? ब्रेक लेके बाद बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद करें। क्लासेस अब ये तो हम बात करेंगे कि सीडीए ने कितने प्लॉट्स हासिल किए, कितने अरब में बेचे गए, कितना पैसा उन्होंने कमाया, एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी पे बात करेंगे। लेकिन ये तो आप बताएं कि पीटीआई के कौन से रुकने कौमी असम्बली है जिन्हें पंजाब हुकूमत से जान का खतरा है? ये बड़ा सीरियस मामला है, हम इसलिए इसको उठा के इसमें ला रहे हैं शो में, बकायदा मेरी बात भी हुई है। ये है मियाँ वाली से, ये तहरीक इंसाफ के एमएनए अमजद अली खान, ये साहबजादे हैं इनके डॉक्टर शेरफ गनियाजी साहब के। उनके सियासत से 100 इख्तलाफ हो सकता है उनके डॉक्टर शेरफ गनियाजी साहब के, लेकिन वेरी ऑनेस्ट मैन। मैं ज़ाती तौर पर मेरा उनसे बड़ा ताल्लुक़ रहा है, बड़े उनसे एक दोस्ती रही है। सो अमजद खान को जो पिछले इलेक्शन इन्होंने चेयरमैनशिप के लिए हुए थे ना वहाँ पे, तो अमजद को ये बाकायदा जान से मारने की धमकियाँ आई हैं। और ये तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं, ये कल शायद उस पर बात भी करें कौमी असम्बली में। तो मेरी फिर अमजद खान को मैंने फ़ोन करके चीज़ें कन्फर्म भी की।
उन्होंने भी मुझे कंफर्म किया जी कि जो हमारा वहाँ मुखालिफ ये ग्रुप है, तो उन्होंने बाकायदा ये मुझे मारने की धमकियाँ दी हैं। उन्होंने कहा जी कि अगर मुझे कुछ हुआ या मेरे ख़ानदान को कुछ हुआ तो पंजाब हुकूमत इसकी डायरेक्ट जिम्मेदार होगी, क्योंकि वो लोग जो इनको थ्रेट कर रहे हैं अमजद खान को, उसके पीछे वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ही है। ये उनका कहना है, उनका इल्ज़ाम है, वो उस पे है कि अगर पंजाब इमरान हुकूमत खान के होम टाउन में नक्शे अमन का खतरा। नक्शे अमन छोटी सी चीज़ है कि अगर आप डॉक्टर शरफ खान नियाजी के बेटे, हेडलाइन बता रहा हूँ, उसको अमजद खान नियाजी के बेटे को धमकियां दे रहे हैं, वता खेल सबसे बड़ा ट्राइब है वहाँ पे, अगर ये चीज़ें वहाँ पे पंजाब हुकूमत ये चीज़ें प्रमोट कर रही है कि अपने अपोनेंट्स जो हैं उनको उनके लोकल अपोनेंट्स पे हाथ रख के माफिया स्टाइल में उनके जरिए नुकसान दिलवाया जाए, दैट वुड बी वेरी डेंजरस। और मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब इस मामले में बड़े नसेन है, अभी तक उन पर कोई ऐसी कोई बातें मिली नहीं है कि उन्होंने इस तरह के कि उन पे अटैक कराने की कोशिश की हो। एंड आई होप कि उनके नॉलेज में बात नहीं होगी और वो इसका एक्शन भी लेंगे और प्रॉपरली जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी इंस्ट्रक्शन देंगे कि एमएनए है, एमएनए ना भी हो, आम आदमी भी हो, तो उनकी लाइफ प्रॉपर्टी जो है इट शुड बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब क्लास साहब जरा हम एयरपोर्ट के हवाले से और सीडी के हवाले से बात करना चाहते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो हमारे रिपोर्टर हैं इमरान मकराना साहब, अगेन वो जो कौमी असम्बली में और सेनेट में जो चीज़ें आती हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है रिपोर्ट्स, क्योंकि हमारे रिपोर्टर जो है ना वो इंटरेस्ट नहीं लेते इन चीज़ों में, हाई प्रोफाइल में चले जाते हैं। आवाम से रिलेटेड सवालात जो चीज़ें आती हैं वो वहीं से निकलती हैं। दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज की, एक तो ये है कि पाकिस्तान के 44 एयरपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुई है, वहाँ पे एक तरह के हादसे के मुंतज़र हैं। हमारे आप लैप्सेस देखें कि पाकिस्तान के 44 एयरपोर्ट्स पे 24,000 आपको वहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ की ज़रूरत है, जो आपका बाकायदा असेसमेंट की जाती है। उन पे जहाँ पे 24,000 आपको चाहिए वहाँ पे 10,000 सिक्योरिटी के लोग हैं। सो मतलब ये है कि 14,000 सिक्योरिटी का अमला गायब है, उनकी मुलाजमत ही नहीं है, उनको डिप्यूट ही नहीं किया गया, उनको रिक्रूट ही नहीं किया गया। इसकी क्या वजह हो सकती है साहब? जिस मुल्क में एक शाही खानदान की न सिक्योरिटी पे 3,000 हमने बताए थे कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आपके एलीट कमांडोज हैं और पूरी पंजाब पुलिस 8 अरब रुपया 8 सालों में 8 सालों में कितना 8 अरब था, 8 अरब डिटेल्स आई हैं उसकी। हसन रजा की बड़ी खूबसूरत स्टोरी थी वो। 8 अरब रुपया एक खानदान पे लगा है और 4-4 खानदान तो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के, उनके बच्चे हैं, उनके साथ स्क्वाड चलते हैं, उनकी फैमिलीज हैं, 4-4 5 उन्होंने वो बनाए हुए हैं, ये कैंप ऑफिसर्स बनाए हुए हैं, जो भी अपने घर में जाते हैं उसको कैंप ऑफिस डिक्लेयर करते हैं। वजीर आजम साहब ने वहाँ पे रेवेंड को उन्होंने वजीर आजम ये अपना कैंप ऑफिस डिक्लेयर किए। 3,000 बंदा शाही खानदान के 8-10 लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। और अभी आपने देख लिया था जरदारी साहब 20 करोड़ अवाम के लिए एयरपोर्टों के ऊपर 13,000 बंदों की 14,000 बंदों की कमी है। और याद रहे कि जब एयरपोर्ट पे कभी आता है वो इंटरनेशनल न्यूज होती है, थोड़ा सा भी लैप्स हो जाए और पाकिस्तान ऑलरेडी काफी लाल निशान के लग चुके हुए हैं, PIA पे भी और एविएशन पे भी, पाकिस्तान के एयरपोर्टों भी। हमारी इंटरनल रिपोर्ट है। अच्छा अगली सुन लें, चौधरी निसार अली खान साहब कह चुके हैं, उनका ये बयान है कि कराची एयरपोर्ट पे हमले की इंटेलिजेंस थी, बकायदा बताया गया कि कराची एयरपोर्ट पे हमला होगा, फलां गेट से होगा, फलां इलाके से होगा, इतने लोग आएंगे, प्रॉपर ये चौधरी साहब ने रिकॉर्ड पे कहा। और नलायकी की कहानी सुने, हमला हुआ, लोग आए, उतने ही आए, उसी गेट से आए, उन्होंने पूरे कराची एयरपोर्ट पे उन्होंने आके बंदे मारे, बम्बिंग की, आग लगाई। इसके बावजूद भी आपका 14,000 बंदा सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल नहीं है। शाही खानदान को चाहिए 3,000, उन्होंने सिक्योरिटी के अपने उन्होंने एलीट कमांडो। जरदारी साहब ने थोड़ा यहां से यहां तक जाना था तो रेड कारपेट उनके लिए, उसने उसके लिए वो है। और फिर ये आखिर में कह दिया जाता है हमने तो इन्फॉर्म कर दिया था, हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि यहाँ पे हमला होने वाला है। इन्फॉर्म कर भी दें तो अगर आपके वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन पावर नहीं है, सिक्योरिटी एपरेटस वहां पे नहीं है, तो फिर कुछ कर नहीं सकते हैं। लास्टली सुन लें, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे 1300 आपको वहां सिक्योरिटी के मजीद लोग चाहिए, लाहौर एयरपोर्ट पे 1000 चाहिए, कराची एयरपोर्ट पे मजीद 1000 चाहिए, जहां पे अटैक हो चुका है, लोग मारे गए थे। और फैसलाबाद एयरपोर्ट पे 900 आपको मजीद चाहिए। ये फिर भी अपनी जाती सिक्योरिटी के लिए हम बात वहीं पे चली जाएगी। एक तो ये बड़ी खबर थी, मैं साथ में सीडीए के हवाले से सीडीए पे आता हूँ, जरा वो मजे की कहानी है। ये बहुत बड़ा सीडीए जो है ना खांचा है, ऐसे लोग यहाँ पे नहीं आ रहे कि सीडीए ने आज फिर रिपोर्ट पेश हुई है। हम ये सरकारी रिपोर्ट कोट कर रहे हैं जो इमरान मकराना ने ना लेके हैं, आपके सामने पेश भी करेंगे। 5 सालों में इन्होंने 41 बिलियन रुपीज के कमर्शियल प्लाट, 41 अरब रुपए के, 41 अरब आपको लगता है ये इस्लामाबाद का, और यहाँ पे 20 से 25 हजार आपका सीडीए का एम्प्लॉई है। शहर की हालत देख लें, गंदगी देख लें,
यहाँ पे आप उसकी वो जो हमारे यहाँ पे गुजरते नाले गुजरते उनकी देख लें, कोई सफाई के इंतजाम देख लें, गंदगी के ढेर स्ट्रीट लगे हुए लाइट्स होते हैं कोई नहीं इनके। है, और सड़कें 2-2 हफ्ते में 3-3 हफ्ते में वो वॉश अवे हो गई हैं। वो एक नया जो फ्रॉड शुरू किया है, एक मैं बार बार कहता रहता हूँ कि रोज आते हैं देखते हैं काले चारकोल की एक वो तय बिछा जाते हैं, कॉस्मेटिक सी ग्रेड लगा देते हैं, वो एक बारिश में या 2-4 हफ्ते के अंदर वो सारी बह जाती है। अब आपको सही पता है। चला नागला रोड चेक कर लें, वो 2-3 हफ्ते में बिल्कुल गायब हो गई है। आपको पता चला कि अब शेख अंसर जो सीडीए के ठेकेदार थे उनको क्यों इतनी बड़ी सोने की ये कान पे बिठा दिया गया है कि जब 41 अरब रुपए के प्लाट बेचे गए हैं 5 सालों में, 41 अरब, ये कहना बड़ा आसान है। तो शेख अंसर साहब इसके इस वक्त मालिक हैं, नवाज शरीफ साहब उनको जहाज में लेके फिरते हैं, शहर अल्लाह के हवाले है, 30,000 के 25,000 यहाँ पे सीडीए का एम्प्लॉई है। बड़ी अच्छी बात पूरी ब्रिगेड फोर्स भी नहीं होगी, ब्रिगेड भी मेरा ख्याल कम ही होती होगी, 2 ब्रिगेड के बराबर मुलाजमीन है। शहर की हालत देख लें, शहर की हालत कुछ भी है क्लासा साहब, लेकिन वाकई इस्लामाबाद शहर तो वाकई अल्लाह के हवाले। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।